हेलो एवरीबॉडी। देखिए आज हम कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था और कूलॉम्स लॉ का भी डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि अगर हम चार्ज कहीं लेते हैं तो उसके चारों ओर का वह रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो पहले वाले चार्ज के वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को ही हम लोग कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर पाते थे। ठीक है, तो उस रीजन को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं कि जो Q के वजह से बना है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा कहीं पे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका मेजरमेंट करने की बारी है, तो मेजरमेंट करने के लिए कुछ इसके कैरेक्टर्स रहते हैं, तो उन्हीं कैरेक्टर्स का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो दो इसके कैरेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कैरेक्टर होते हैं, दो कैरेक्टर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उन कैरेक्टर की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसके दो कैरेक्टर होते हैं। पहले कैरेक्टर का नाम क्या है वो जरा देखते हैं। पहले कैरेक्टर का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम कैपिटल E वेक्टर से ऐसे डिनोट करते हैं। जो क्वांटिटी होती है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसको इस लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तभी हम समझते हैं कि ये होता क्या है। और दूसरे कैरेक्टर का जो नाम है, इसको थोड़ा सीरियस करते हैं, दूसरे कैरेक्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V लेटर से। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही इंफॉर्मेशन देते हैं, बट इनका जो अप्रोच है वो अलग अलग है। क्यों, वो जरा देखते हैं। तो ये दो कैरेक्टर हैं, यानी कि किसी एक कैरेक्टर को आप जानेंगे तो दूसरा कैरेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास सुविधा है, यानी कि पोटेंशियल के बारे में अगर जान गए इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उसके इंटेंसिटी के बारे में भी आप जान जाएंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इंटेंसिटी जान गए हैं तो पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें किसको जानना ज़्यादा बेहतर होता है, यानी कि कहें तो ज़्यादा इजी होता है जानना, तो आगे हम लोग देखेंगे कि किसको जानना होता है उसको। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले के कैरेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे कि हमने कहा कि हमने एक पॉइंट चार्ज सपोज किया कि वी हैव अ चार्ज, पॉइंट Q चार्ज, एंड द रीजन अराउंड इट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज एनी चार्ज कम इन दिस रीजन that experience of force, electric force due to this charge. okay? ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट मेजर किए जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं हम, इस पॉइंट मेजर हो सकता है कि इस पॉइंट पे अलग हो, इस पॉइंट पे अलग हो। और ऐसा भी सिचुएशंस हमारे पास होता है कि हर जगह वो वैल्यू यानी कि E की वैल्यू हर जगह सेम होती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यह भी है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यहाँ सीधे आप कह सकते हैं कि ये फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स से रिलेटेड मतलब कैसे, जैसे कि अगर सोचिए कि हमने टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट सीखा था, फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे इसके पहले जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q0 से। ठीक है, तो सोचिए कि मैंने इस रीजन में इस Q0 को यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, ये सोचिए कि
ओ पॉइंट पे प्लेस किया गया है, क्या प्लस क्यू, और ये जो क्यू नॉट है वो इस रीजन में पी पॉइंट पर क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ आप जानते हैं कि ये इस पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ इस डायरेक्शन में इसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इस प्लस क्यू ने, तो इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, एफ वेक्टर होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर जिस चार्ज को आपने रखा, क्यू नॉट को यहाँ रखा है, ठीक है, तो उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया इस फील्ड में रखने की वजह से, ठीक है। यानी कि इस फील्ड में जैसे मैंने क्यू नॉट रखा तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो वह फोर्स ले लीजिए, और किसने एक्सपीरियंस किया ये देखिए, तो क्यू नॉट ने एक्सपीरियंस किया, तो उसी से आप क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो मिलेगा वो और कुछ नहीं होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी है। किसके वजह से, इस प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पे ये वैल्यू है। यानी कि कहने का मतलब है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि फोर्स लगाने की जो क्या है उसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी है, F अपान क्यू नॉट है। अगर मैं यहाँ Q1 चार्ज क्या करता, प्लेस करता, तो मैं यहाँ Q1 से डिवाइड करता, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई। यानी कि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके मदद से फाइंड आउट की जा पा रही है, तो फोर्स के वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज और समझने वाली जो बात है वो क्या है कि ये फोर्स जो क्वांटिटी है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके मदद से ये जो क्वांटिटी बनी है यह भी एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इसका इसके पास भी एक डायरेक्शन होगा, तो वह डायरेक्शन कौन होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा, ठीक। क्योंकि इस चार्ज के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो जो डायरेक्शन किसका, फोर्स का होगा, यानी कि क्यू नॉट ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है, जिस फोर्स का एक्सपीरियंस है उसका डायरेक्शन ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये क्यू नॉट से डिवाइड किया तो ये और कुछ नहीं, इस पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई, ठीक। तो ये आपका डिफिनेशन है। यहाँ से यूनिट भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि न्यूटन पर कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ठीक। इसमें जरूरी था ये जानना, ठीक। तो ये एक कैरेक्टर हो गया इसका। दूसरा कैरेक्टर देखते हैं जरा सा। तो अगर मैं दूसरे कैरेक्टर की बात करूं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बता रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, वर्क से, जिससे रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है। यानी कि ये फोर्स से के मदद से डिटरमाइन किया जाता है और ये वर्क से के मदद से क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, ठीक। तो जरा इसका डेफिनेशन देखते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बढ़िया से डिफाइन कर सकता हूँ इसको कि किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field intensity at a given point, the electric field intensity at a given point is the force experienced by a unit positive test charge। यानी कि अगर ये 1 कूलम का हो जाए, यहाँ 1 प्लेस करेंगे तो E इक्वल टू F हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 कूलम का अगर यहाँ पे चार्ज हम प्लेस किए होते तो जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही यहाँ पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क से क्या है, रिलेटेड है।
तो फिर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही लिया, तो मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया और इसके चारों ओर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। अब यह भी पॉइंट टू पॉइंट ही मेजरमेंट किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक रीजन में पूरी जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर सोचिए कि हमको यहाँ बताना है, डिफाइन करना है कि V कितना है, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं कहूँगा कि सोचिए कि इस तरीके से कि ये प्लस क्यू है, तो इसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और ये हम जानते हैं कि इसके अंदर कोई भी अगर दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर किसी चार्ज को, जैसे कि हम पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट को, इसको क्यू नॉट को, ठीक है, तो क्यू नॉट जो है यहाँ पे, ये क्यू नॉट जो है, इस क्यू नॉट को हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से। अब बात आती है इनफाइनाइट से ही क्यों, तो इनफाइनाइट से इसलिए क्योंकि हमको वहाँ पे रिफरेंस पॉइंट लेना होता है कि जहाँ पर इसके वजह से कोई फोर्स न लग रहा हो। तो हमारा इनफाइनाइट ही एक ऐसा प्लेस है इस केस में कि इसके वजह से फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो हम वहाँ से क्यू नॉट को क्या करेंगे, ले करके आएंगे इस पी पॉइंट पर, ठीक है, इस पी पॉइंट पर लेके आएंगे। तो लाने में यह क्यू नॉट लाने में क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा इसके वजह से फोर्स, तो उसको आने के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो वर्क करेगा, तो सपोज कीजिए कि यहाँ से इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना हो गया, W हो गया। तो इसने फोर्स लगाया, ठीक है, और फोर्स लगा दिया, इस वजह से उसको वर्क करना पड़ा। देखिए इस वाले केस में क्या होता है, हम फोर्स पे ही रुक करके डिफाइन कर लिए इंटेंसिटी को। जब इसमें आए तो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके वजह से दूसरे लोगों को वर्क करना पड़ रहा है। उस वर्क को हम क्या कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो W अगर हम सपोज कर लिए कि वर्क डन हुआ इनफाइनाइट टू दिस पी पॉइंट तक हमको क्यू नॉट को लाने में, ठीक है। तो इस W में अगर जिसको ला रहे हैं, जिसको आप क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, उसी चार्ज से आप क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। इस बार पहले उस बार क्या किए थे, F को डिवाइड किए थे क्यू नॉट को, तो E आ गया था। इसमें W को डिवाइड कर दीजिए क्यू नॉट से, तो आपको मिल जाएगा क्या, V, यानी कि पोटेंशियल। अगर यहाँ पे सोचिए कि मैं Q1 चार्ज को, अगर एक दूसरा चार्ज Q1 चार्ज को मैं यहाँ लाया होता, तो मैं यहाँ Q1 से डिवाइड करता, ठीक है। तो अगर इसको 1 कूलम हम सपोज कर लें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज कर लें, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि वह एक वर्क डन है, या वह एक क्या है, वर्क डन के इक्वल है। कब, जब आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यानी कि 1 कूलम के चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन to bring the Q naught charge, means 1 coulomb of charge from infinite to that point at which we define the electric potential, okay। तो ये हो गया V is equal to W by Q, ठीक। तो यहाँ पर V का यूनिट निकाला जा सकता है, तो W का क्या हो जाएगा, जूल और पर कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब एम्पियर या SI सिस्टम में क्या हो गया होगा, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। मैं बात कर रहा था उसके पहले कि E और V में कौन सा ज़्यादा इजी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टर को जानने के लिए। तो हमारे ख्याल से अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको फील भी होगा कि V जो है वो बहुत ही इजी मेथड है टू कैलकुलेट या टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि ये वर्क है, वर्क बेस्ड है। तो वर्क W जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत है, डायरेक्शंस का कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। तो ये इजी मेथड हो जाता है, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड और कहा जाए तो डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है,
ठीक, यानी कि वेक्टर लगाना पड़ता है, यानी कि वेक्टर एनालिसिस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह रूल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जबकि इसमें जो अलजेब्राइक आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वही सब आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये इजी थोड़ा हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये दो आपके थे, तो हमने देखा कि E डिफाइंड है किस तरीके से, F बाई क्यू नॉट से, और यहाँ से V डिफाइंड है V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट से। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली जो बात है वो क्या है कि हम यहाँ से V तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि W इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक। तो अगर क्यू नॉट ना रहकर मैंने क्यू चार्ज लिया होता, यानी क्यू चार्ज को लाया होता, ठीक है, तो ये W इज इक्वल टू क्या लिख पाते, क्यू भी लिख पाते, ठीक। जबकि इसमें फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यू नॉट इंटू E हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आप कह दीजिए कि क्यू नॉट हमने चार्ज न लेकर के क्यू चार्ज लिया होता क्यू नॉट के जगह पे, तो F इज इक्वल टू क्या लिख पाते आप, Q इंटू E लिख पाते। तो ये फोर्स निकालने का फार्मूला है, ये वर्क निकालने का फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैरेक्टर है वो मालूम हो तब, और जब फोर्स और वर्क मालूम होगा तो कैरेक्टर के बारे में आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते थे। दो कैरेक्टर हो गए, कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम जरा अभी डिस्कस करेंगे सिर्फ किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उससे किसी डिस्टेंस पे दिए गए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रेंथ कितनी होगी। और एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नॉर्मली हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में पोटेंशियल वर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन है, ये एक्चुअली डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। यानी कि हमारे पास क्या है, गिवन है अ पॉइंट चार्ज, ओके, और इसके वजह से किसी गिवन डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन करना है, और वो फॉर्मूला जो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं। तो वी सपोज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड इट इज प्लेस्ड एट O। मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और उसको O पॉइंट पे रखा हुआ है, ऐसा सपोज किया, ठीक है। और अज्यूम कर लेते हैं कि इस रीजन में ये तो जान गए कि इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, ठीक। तो हमने सपोज में इधर भी आप सपोज कर सकते हैं, कहीं भी आप सपोज कर सकते हैं। मैं इधर साइड सपोज कर लेता हूँ कि ये P पॉइंट है, यहाँ पे यहीं पे हमको क्या करना है, ये P पॉइंट है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा है, ये स्पेस में एक पॉइंट मैंने सपोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी है ये हमको डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग डेफिनेशन देखें तो E है, E वेक्टर इज इक्वल टू कितना, F वेक्टर बाई क्यू नॉट। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हम कहें, स्केलर फॉर्म में कहें तो E इज इक्वल टू कितना, F बाई क्यू नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, डेफिनेशन है। E और V का डेफिनेशन बनाया गया है, उसके बाद से आप इन्हीं डेफिनेशन की मदद से आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिटरमाइन करेंगे। पहले सपोज करें कि ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने से क्यू नॉट क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे आप ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो कूलॉम्स लॉ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फोर्स होगा F वेक्टर, ठीक है। तो F वेक्टर होगा तो कैसे लिखेंगे, तो F मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ये फ्री स्पेस में, अगर मीडियम में होगा तो भी आप कर सकते हैं कूलॉम लॉ। तो हमने फ्री स्पेस सपोज किया है, तो फ्री स्पेस में लिख पाएंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q फर्स्ट चार्ज Q एंड सेकेंड चार्ज क्या है, Q नॉट एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया,
कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इस क्यू नॉट पर इसके वजह से लगाए गए फोर्स की वैल्यू हो गई। इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं स्केलर में रख रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया। तो इसमें इसको हम लोग ले जाकर क्या कर सकते हैं, इसमें प्लेस कर सकते हैं। इसमें प्लेस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा जरा बता दीजिए। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पूरी रखनी है, क्यू नॉट से डिवाइड करनी है। तो इसके नीचे क्यू नॉट लाएंगे, डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखे होते तो यहाँ एफ वेक्टर लिखते, यहाँ आर कैप लिखते इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेकर के, ठीक है। और इस फॉर्मूले में तब रखते आप तो ई वेक्टर की वैल्यू क्या लिख पाते, तब ये वही होता, क्यू नॉट से फिर से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता आपका। तो यहाँ पे हो जाता आपका कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये आपका हो जाता है वेक्टर फॉर्म में। और ये स्केलर फॉर्म में आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ सबसे नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि इस ई को देखिए, तो अब हमने क्यू नॉट नहीं रखा हुआ है, सपोज कीजिए कि ऐसा क्यू नॉट नहीं है। अब हमारे पास, मैं सिंपल पहले वाला फिगर बना ले रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर को। अब वो सब आप थोड़ा सा भूल जाइए कि फोर्स लगा क्या हुआ, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आप सपोज कीजिए कि अच्छा वो पॉइंट पर मैंने क्या रखा था, प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया था, ठीक है। और आर डिस्टेंस पर क्या कर लिया था, एक पॉइंट पी सपोज किया था। इतना ही हमारे पास जानकारी शुरू में थी, वो तो क्यू नॉट हमने खुद से प्लेस किया था, तो समझिए कि वो अभी कुछ नहीं करना है। अब इस फॉर्मूले को देखिए आप, ठीक है, डेरिवेशन हो चुका है, ये आ गया है फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सिर्फ हमको क्या गिवन था, एक प्लस क्यू चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और इससे आर डिस्टेंस पर वह पॉइंट जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों जानकारियां आपको इसमें दिख भी रहा है, देखिए जरा। तो E इज इक्वल टू व्हाट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज Q, जितना भी चार्ज रहेगा, जो भी चार्ज होगा वो यहाँ आपको प्लेस करना होता है, और जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ दिख भी रहा है कि E जो है वो प्रोपोर्शन टू क्या है, अगर ये सब कांस्टेंट कर दें, Q को भी कांस्टेंट कर ले, सिर्फ डिस्टेंस बदले बार बार, तो ये सब कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं। तो E प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और वो भी 1/r स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से। इसका ग्राफ भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ग्राफ मैं दिखाऊं तो ये आपका डेरिवेशन हो चुका है, ये फॉर्मूला है स्केलर फॉर्म में, और ये है आपका वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और ये वेरिएशन है, ये ध्यान रखना होता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो वेरिएशन होता है 1/r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज को हम लोग मोनोपोल भी कहते हैं, मोनोपोल, मोनो मीन्स वन, पोल मीन्स वन, ठीक है। तो आपका पोल का मतलब एक चार्ज से होता है, तो मोनोपोल हो गया, ठीक है। तो मोनोपोल कहते हैं। आगे हम लोग कभी टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक मोनोपोल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती है, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर। इसको बहुत सिंपल में भी याद रख सकते हैं, इसको K कहते थे हम लोग, ठीक है, और क्यू अपन आर स्क्वायर, ऐसे स्मॉल फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट। इसका थोड़ा सा मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, क्या वेरिएशन कैसे होता है। तो वेरिएशन देखा जाए तो वेरिएशन क्या है, तो E प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। तो अगर हमने वेरिएशन में देखा कि इधर मैंने R लिया, ये R डायरेक्शन में है, ये R का वेरिएशन है, और ये E है, यानी कि R के साथ साथ E किस तरीके से वेरी करेगा। तो यहाँ पर R 0 अगर है, ठीक है, तब तो जस्ट हम उसी पॉइंट बात करते हैं, चार्ज के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो पॉइंट है तो वहाँ बात नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इन्फिनाइट की ओर होगा, तो ऐसे आता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ये आर स्क्वायर कर्व के हिसाब से क्या करता है, डिक्रीज करता है ऐसे। तो ये आपका प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर का क्या है, ग्राफ है, ऐसे वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये E वर्सेस R ग्राफ कहा जाता है फॉर द पॉइंट चार्ज, ओके, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट है आपको लर्न रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में इस फॉर्मूले का बहुत ही यूज है, या आप कहें तो हर जगह यूज पड़ेगा जब भी एक पॉइंट चार्ज का बात आएगा,
क्योंकि हमारे पास अगर एक सिस्टम होता है और उसमें बहुत सारे चार्जेज हैं तो सभी एक एक पॉइंट चार्जेज हैं, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक है उसके थ्रू हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो एक और डेरिवेशन करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? ठीक है, ये पहले हम समझते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो इसमें तीन बातें आपको क्या कर रखनी होती है, याद रखनी होती है, और 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझ पाएंगे इसका मतलब। ठीक है, 3 पॉइंट हैं क्या? फर्स्ट है ये है कि दो इसमें क्या होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। दो क्या होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। तो पॉइंट चार्ज आपको ले लेना है 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज होंगे हमेशा। डाइपोल, डाई का मतलब 2, पोल का मतलब 2 चार्ज। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि एक अगर पॉजिटिव नेचर का है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होता है, ये दूसरा आपका है। और साथ में कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ होना चाहिए दूसरे के पास। ठीक है, अब इनके बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स की वजह से एक बॉन्डिंग वॉन्डिंग बन जाती है और एक सिस्टम फॉर्म करता है। ठीक, लेकिन सिस्टम फॉर्म करने में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। इसको मैं अभी के लिए यक्स नाम दे दे रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आपने क्या कहा कि 2 चार्ज होना चाहिए, 2 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और अपोजिट नेचर के होने चाहिए, अपोजिट नेचर के होने चाहिए, अपोजिट नेचर के दोनों चार्जेज होने चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। और तीसरा कि द स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन देम, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। 3 बातें, 2 चार्ज। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज विच आर अपोजिट नेचर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। ओके, तो ये आप कह सकते हैं कि 3 प्रॉपर्टी के साथ जो सिस्टम बनता है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक, इसका आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि NaCl आपका मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है। ये जितने मॉलिक्यूल हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि ये आयनिक मॉलिक्यूल पर है तो Na प्लस हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है ठीक उतना ही निगेटिव चार्ज इस पे होता है। ये एक एटम हो गया, एक एटम हो गया, एक बॉन्ड बन गया, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है, इस वजह से ये बात कही गई थी। तो ये एक आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही बन गया है, क्योंकि एटम हम पॉइंट चार्ज की तरफ क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से Cl का हो जाएगा, H2O का भी होगा। तो H2O का थोड़ा सा समझते हैं कैसे। H2O का तो आप जानते हैं कि H एक यहाँ, एक H यहाँ और एक O यहाँ, ऐसे आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिल करके एक चार्ज को फॉर्म करके लेते हैं, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर, और इसका एक तो यहाँ से और यहाँ के बीच डिस्टेंस आ जाता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि यह भी एक डाइपोल फॉर्म करता है। यानी कि समझना ये है कि 2 चार्ज हैं तो इनके बीच कुछ गैप होना चाहिए, यानी कि इसका सेंटर एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। अगर लाई कर गया यानी कि एक ही पे है तो फिर ये डाइपोल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी डाइपोल की वो प्रॉपर्टी ही हमको इस डाइपोल को समझने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो उसको जरा देखते हैं, उसका नाम क्या है उस प्रॉपर्टी का, तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये क्वांटिटी है इसके मेजरमेंट का, यानी इलेक्ट्रिक, कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो उसके पास क्या होगा, एक अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तीन दोनों वर्ड से तो पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल की है ये चीज। मोमेंट का मतलब क्या, तो मोमेंट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मोमेंट वर्ड का मीनिंग होता है रोटेशन से, यानी कि कुछ उसके पास प्रॉपर्टी है टू रोटेट होने की प्रॉपर्टी है, इस वजह से हम इसका नाम रखे हैं मोमेंट। ठीक है, जैसे कि आप लोग
टॉर्क को जानते हैं तो कपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ कपल करते हैं, इस तरीके से कुछ इसी तरीके से। तब यहाँ देखते हैं डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो जैसा कि हमने कहा था कि डाइपोल क्या होता है, तो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है माइनस क्यू चार्ज है, और बीच का डिस्टेंस स्मॉल है और वो ले लिया यक्स। तो ये डाइपोल है हमारा, ये डाइपोल बन गया है। अब इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट को हम एक्चुअली किसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि यह किस तरह डिफाइन किया गया है। अब ये डिफाइन कैसे किया गया है कि P को कहते हैं कि कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इस वजह से कोई भी आप कर सकते हैं। तो किसी एक चार्ज का क्या ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड एक लेंगे तो कितना हो जाएगा Q, और उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उससे इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज ऑफ द डाइपोल। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट कहेंगे। लेकिन हम अपने थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए, यानी कि आसानी के लिए, हम यक्स के जगह पे कुछ दूसरा नाम रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम जब डाइपोल लेते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ठीक है, और ये ए पॉइंट पे रखा गया, ये बी पॉइंट पे रखा गया, इस वजह से डाइपोल का नाम ए बी भी कहा जा सकता है। तो हमको बार बार क्या करना पड़ता है, इसका एक पूरे सिस्टम का एक सेंटर जानना पड़ता है। तो सेंटर कहाँ मिलेगा, तो बीच में मिलेगा एकदम। तो ये O है, इसको हम सेंटर ऑफ द डाइपोल कहते हैं। तो अब हमको AO का डिस्टेंस चाहिए होता है और BO का डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर यक्स सपोज किए होते ये पूरा डिस्टेंस AB, तो हमको AO का डिस्टेंस x/2 इसका भी कहना पड़ता, और उसको कैलकुलेशन ले जाते तो बार बार हमको x/2 लिखना पड़ता। तो हम आसानी के लिए थोड़ा क्या कर लेते हैं कि इस AB डिस्टेंस को हम 2l सपोज कर लेते हैं, ठीक है। 2l सपोज कर लेंगे तो फायदा क्या हो जाएगा हम लोग को, कि यह भी l हो जाएगा और यह भी l हो जाएगा। तब हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वैसे तो आया ऐसे ही। तो ये इसलिए करते हैं, जब अगर 2l सपोज कर लेंगे तब डाइपोल मोमेंट अगर इसका फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू कोई एक चार्ज यानी कि Q, और बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ सपोज किए हैं तो 2l सपोज किए हैं। तो इसी को थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है 2QL, यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा 2QL, ठीक है। या आप अगर यक्स सपोज किए हैं तो P इज इक्वल टू QX, कुछ भी आप नाम रखेंगे, जो नाम रखेंगे वही यहाँ आप प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। अब बात करते हैं इसका कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी जानना है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन होता है। इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इस P का डायरेक्शन होता है। यानी कि P वेक्टर हमेशा -q से +q की ओर होता है। अब बात आती है होता है, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्यों होता है इसको जरा समझा जाए, ठीक है। तो एक बात और जरा देखिएगा कि जब भी हम डाइपोल फॉर्म करते हैं तो हम अपने आसानी के लिए फिर से क्या करते हैं, -q इस साइड और +q इस साइड बनाते हैं, जिससे कि फायदा क्या हो जाएगा कि हमको P वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि हम लोग को आसानी होती है इस लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ने में। इस वजह से ऐसा हम लोग हमेशा -q इस साइड बना लेते हैं, +q उस साइड बना लेते हैं। जब ऐसे बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये P q माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है। और इसको मोमेंट क्यों कहा जा रहा है, जरा सोचिए कि अगर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रॉड है, ऐसे रॉड है, ठीक है, ऐसे रॉड है सिंपली, और एक इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है या रॉड है ये क्या करेगा, अपने सेंटर के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करने लगेगा। जब रोटेट करेगा तो किस वजह से रोटेट कर रहा है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे -q +q है, तो जब भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया जाता है तो एक पर अगर फोर्स इस साइड लगता है तो दूसरे पर इस साइड लग जाएगा। अगर इस कहें कि इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इस पर इस डायरेक्शन में लग जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ है और वो क्या है, प्लस है, तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट फोर्स ही लगेगा। तो जैसे ये फोर्स लगता है तो इसमें रोटेशन वाली प्रॉपर्टी रहती है, यानी माइनस और +q की वजह से ही इसमें क्या है, रोटेशन की प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी को हम मोमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको
पी वेक्टर से हम दिखाते हैं। अब बात आती है कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि माइनस से प्लस क्यू, तो आप देखिए तो ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, माइनस से प्लस क्यू, इस वजह से ही हम माइनस से हमेशा क्या लेते हैं, प्लस क्यू, क्लॉकवाइज ऐसा लेते हैं, ऐसे घूमता है, ये रोटेट करता है, ठीक। तो ये रीज़न है पी को वेक्टर फॉर्म में सपोज करने का और इसको मोमेंट कहने का, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वांटिटी है डाइपोल को समझने के लिए, ठीक है।